ग्लोबल साउथ की कंट्री, ग्लोबल साउथ का बताया था अपन को, कल न्यूज़ में भी था कि ग्लोबल साउथ की जो भी कंट्री है ना, उनके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में सारी कंट्री को एक आवाज़ में एक साथ बोलना होगा, बोलना चाहिए। अब ऐसा प्रधानमंत्री जी ने इसलिए कहा कि अभी जो इजराइल और हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहाँ पे काफ़ी सारी सिविलियंस की डेथ हो रही है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि डेथ जो हो रही है सिविलियंस की गलत है, इसे रोका जाना चाहिए। तो इससे रिलेटेड ऐसे जो भी इश्यू है ना, ऐसे जो भी इश्यू चल रहे हैं ना, तो वहाँ पर सारी कंट्रीज जो ग्लोबल मोस्ट ऑफ ग्लोबल साउथ की कंट्री है, उनको एक साथ मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को रोकना चाहिए, जिससे सिविलियन की डेथ रुके। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। तो नेक्स्ट आर्टिकल बोलो या फर्स्ट आर्टिकल, हमारा पहला आर्टिकल है फर्स्ट वैक्सीन वार फॉर चिकनगुनिया अप्रूव्ड। चिकनगुनिया के लिए पहली फर्स्ट वैक्सीन फॉर चिकनगुनिया अप्रूव्ड। हमारा पहला जो आर्टिकल है फर्स्ट वैक्सीन फॉर चिकनगुनिया अप्रूव्ड, ये न्यूज़ में है। अब पहले न्यूज़ में क्यों आया कि चिकनगुनिया के लिए जो पहली वैक्सीन बनी है, अभी पहले चिकनगुनिया के लिए इतने टाइम तक कोई वैक्सीन नहीं थी, अभी पहली वैक्सीन बनी है, उसको USFDA यूनाइटेड स्टेट फूड्स एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन USFDA ने उसको अप्रूवल कर दिया, उसे अप्रूव दे दिया है, ठीक है, इसलिए न्यूज़ में। तो क्या चिकनगुनिया के लिए इतने टाइम से कोई वैक्सीन नहीं थी? नहीं, चिकनगुनिया के लिए कोई वैक्सीन नहीं थी, तो अभी USFDA ने उसको अप्रूव दे दिया है। तो अच्छी चीज़ है, ये तो खुशखबरी है। चिकनगुनिया के इंडिया में तो काफ़ी सारे पेशेंट आते रहते हैं, तो ये तो इंडिया के लिए तो खुशखबरी है। बाकी देशों में तो नहीं, लेकिन इंडिया और 2-3 देश और है, ब्राज़ील वगैरह, वहाँ पर काफ़ी पेशेंट आते हैं चिकनगुनिया से रिलेटेड। एक टाइम में तो काफ़ी ज़्यादा पेशेंट आते थे उस टाइम में। अब तो चलो तो इतना देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी पहली वैक्सीन आ गई है, आगे में तो अप्रूव मिला है वहाँ से, अभी इंडिया में तो नहीं है, ठीक है। अब पहले वैक्सीन के बारे में जान लेते हैं। ये वैक्सीन किसने बनाई है? एक यूरोपियन कंपनी है, इसका नाम है वालनेवा। इस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत देखो, मैच द फॉलोइंग अगर पूछ ले तो थोड़ा बहुत याद रखना कि वालनेवा एक यूरोपियन कंपनी उसने बनाया था, लेकिन वैक्सीन का नाम तो आप याद रखना ही पड़ेगा, आपको थोड़ा बहुत याद रखना ही पड़ेगा। तो वैक्सीन का नाम है इक्सचिक, ठीक है ना, ये देखो लिखा है, याद रखना। वैक्सीन का नाम क्या? इक्सचिक वैक्सीन का नाम इक्सचिक। ऐसे मैच दो कॉलेज में 3-4 वैक्सीन दे रखी होगी, कोविड की 2-3 वैक्सीन दी थी, और फिर ये किससे संबंधित है? पहले कोविड से है, ये इससे किससे रिलेटेड है, तो वहाँ पे इक्सचिक का भी नाम आया। तो आपको जनरली आइडिया होगा, थोड़ा बहुत जनरल आइडिया होगा। तो इक्सचिक आपने सुना होगा, याद किया होगा, ऐसे ऐसे करते आपको याद आ जाएगा, हाँ यार हमने सुना था कि इक्सचिक तो चिकनगुनिया से, इक्सचिक चिक चिक ऐसे सुन के भी आप कैसे भी करके याद रखते हो, चिकनगुनिया। इक्सचिक वर्ड देख लो, मैच करो, CHIQ ऐसे करके भी आप याद रखते हो, चिकनगुनिया से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है एलिजिबिलिटी, किस किस को दी जा सकती है? स्टार्टिंग में बच्चों को भी दे नहीं, 18+ के जो भी है ना यंग, उनको ही दी जाए। यंग मीन्स 18+ जो भी है व्यक्ति, उसको वैक्सीन दी जा सकती है। तो ये क्राइटेरिया 18+ होना जरूरी है, ठीक है, चिकनगुनिया के लिए। फिर कितने डोज दे सकते हैं? सिंगल डोज दिया जाएगा, सिंगल डोज दिया जाएगा, मसल में सिंगल डोज दिया जाएगा इसमें। और कंपोजिशन मतलब कैसे वैक्सीन कैसे बनाई जाएगी? सिंपल देखो, एक बार वैक्सीन के बारे में सिंपल आपको पता होगा, वैक्सीन में क्या होता है, जब कोई डिजीज़ होती है ना, यानी कि किसी व्यक्ति को डिजीज़ हुई है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारे शरीर में या तो मरा हुआ डेड या फिर कमज़ोर वीक, मरा हुआ या वीक क्या होता है वायरस, उसको शरीर में इंसर्ट किया जाता है बाहर, जानबूझकर शरीर में वैक्सीन के द्वारा या वैक्सीन के माध्यम से शरीर में इंसर्ट किया जाता है, या तो डेड या वीक वायरस को। इससे क्या होता है, जब शरीर में डेड या वीक वायरस शरीर में जाएगा, जिससे हमारे शरीर में क्या एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी क्या करेगी, जब ये शरीर में आएगा तो एंटीबॉडी को क्या लगेगा, हाँ यार ये तो कोई एनिमी आया हमारे शरीर में, तो ये क्या करेगा अपना एंटीबॉडी इसके लिए, इसको खतरा समझेगा, ये तो डेंजर है हमारे लिए, तो वो एंटीबॉडी रेडी कर देगा, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है ना, वो एंटीबॉडी बनाएगा इसके लिए, तो ये पहले से तैयार रहेगी। अब नेक्स्ट टाइम ये तो चलो डेड था, इतना असर कर नहीं पाएगा, नेक्स्ट टाइम जब रियल वायरस शरीर में आएगा तो ये पहले से एंटीबॉडी बनी हुई है, इससे पहचानेगी, हाँ यार ये तो मेरे को याद आ रहा है कि पहले भी ये तो आया था, ये तो दुश्मन है, इसने तो पहले भी अटैक किया था, लेकिन पहले इतना खतरा नहीं था, तो ये पहले से तैयार बैठी थी, जब जैसे आएगी तो इसे डेड कर देगी, मार देगी। ऐसे काम करता, मतलब पहले से तैयार रहता है। जब डेड या वीक वायरस दिया जाता शरीर में तो इतना असर तो होता नहीं, लेकिन शरीर को तो लगता है कि बाहर से तो कोई आया है, वो हमारे लिए एनिमी है, तो एनिमी है तो उसके लिए रेजिलेंट बनाओ, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बनाओ, तो अटैक कर रहा है जिससे मारो। तो ये तो पहले से मारा हुआ था, इससे मारने की जरूरत पड़ी नहीं, लेकिन हमारे शरीर में ऐसे ऐसे बन गया था, पहले से एंटीबॉडी बनी हुई थी, जब ये नेक्स्ट टाइम में गया इसको यहीं मार दिया, तो ऐसे काम करता है ये एंटीबॉडी। तो अभी जो चिकनगुनिया की जो वैक्सीन बनी है, उसमें जो चिकनगुनिया का जो डेड वायरस है, तो डेड वायरस नहीं लिया इसमें, तो वीक वायरस लिया है। कई जगह डेड वायरस लेता है, लेकिन चिकनगुनिया में इन्होंने वीक वायरस का यूज़ किया है।
वीक वायरस जो लाइव है, जिंदा है बट वीक है, इस वायरस का यूज़ करके शरीर में इंसर्ट किया जाएगा, जिससे शरीर एंटीबॉडी बना लेगी और नेक्स्ट टाइम जब रियल में अटैक होगा तो ये उसे मार देगा। इस प्रकार से ये इसका कंपोजन कैसे वैक्सीन बनती है इससे रिलेटेड है। ठीक है, अब ये हम जान लिया कि कैसे ये सब होता है, किसको दी जाएगी, 18+ को दी जाएगी। अब हम चिकनगुनिया डिसीज़ के बारे में भी जान लेते हैं एक बार। ठीक है, चिकनगुनिया जो डिसीज़ होती है ना, ये कैसे होती है, इसमें इसके कैरेक्टर क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या, लक्षण कैसे पता चलता है किसी को चिकनगुनिया हुई। तो सबसे पहले क्या, तो हमारे जो जॉइंट होते हैं, जॉइंट मतलब घुटने वगैरह है, जो ये हाथ के भी जॉइंट होते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर से पता कैसे चलेगा, लक्षण क्या है इसके, कहाँ भी जाके डॉक्टर के पास जाके बताओगे कि डॉक्टर साहब हमें बुखार आ रहा है, बीमारी हुई है, तो डॉक्टर बोलेगा क्या हुआ है, वो कैसे पता चलेगा, आप लक्षण ही तो बताओगे ना। अब बताओ कि हमारे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो रहे हैं, हमें क्या क्या लक्षण हैं। तो लक्षण देख के तो डॉक्टर बताएगा ना भाई हाँ आपको ये बीमारी है। तो आप बताओगे हाँ डॉक्टर साहब हमें तो जॉइंट में पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा जॉइंट में पेन हो रहा है, और क्या हो रहा है, फीवर भी है, बुखार भी है। तो डॉक्टर बोला हाँ यार चिकनगुनिया हो सकता है। तो ऐसे पता कर, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, एक तो सीवियर जॉइंट में पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, और वही है बुखार तो है ही, कॉमन है, तो काफ़ी सारी बीमारी में होता है, कुछ भी हो जाए बुखार तो आ ही जाता है, सर दर्द वगैरह तो होता ही है। तो सिर दर्द वगैरह इस पर भी लिखा है, सीवियर जो ये है ना सीवियर जॉइंट पेन, ये आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब ये लोगों में कैसे पेन फैलता है, मतलब एक लोग से दोस्तों दूसरे लोग में, ये तो देखो कहीं जगह ये मैथ तो कॉलम में मतलब आ सकता है, आप जनरल में भी याद रख सकते हो, और नहीं तो पूछते भी है कि कोई भी जो अभी डिजीज़ दी रखी है वो डिजीज़ वायरल इन्फेक्शन है या नहीं है। मतलब वायरल इन्फेक्शन मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में एयर टू एयर या एयर उस इंसान के टच आने में फैल सकते नहीं, तो हाँ वायरल इन्फेक्शन है। जो चिकनगुनिया भी है ना, अगर चिकनगुनिया किसी इंसान को हुआ है और आप उसके टच में हो तो आपको हो सकता है, तो वायरल इन्फेक्शन है। हाँ, इसमें अगर ऐसा ऑप्शन कहीं आता है तो आप उसे एलिमिनेट कर सकते हो, पहचान हाँ ये वायरल इन्फेक्शन है। ये छोटी छोटी बातें ऐसे जगह काम आ जाती है, इसलिए इन बातों को याद रख सकते हो आप। फिर ये किसके द्वारा फैलता है, तो वहाँ पे एक मच्छर, मॉस्किटो, काफ़ी सारी बीमारियों के लिए रेस्पॉन्सिबल है मच्छर, छोटा सा है लेकिन परेशान करके रखता है। तो ये मच्छर है मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो यहाँ पे, एडिज इजिप्टी, एक मच्छर है एडिज इजिप्टी, और दूसरा है एडिज मॉस्किटो। में इसका पूरा नाम तो प्रोनाउंस करना है तो, लेकिन एडिज इजिप्टी को तो आप याद रखना कि जो वैक्सीन दी जाती है कौन सी, चिकनगुनिया के लिए। तो चिकनगुनिया की नई वैक्सीन आई है, न्यूज़ में है, पहले वैक्सीन थी नहीं, अब भी ये न्यूज़ में है इसलिए है क्योंकि नई वैक्सीन बनी। अब चिकनगुनिया जो फैलता है वो किससे फैलता है, पहले तो क्या इसमें लक्षण क्या है, लक्षण सीरियस जॉइंट पेन होता है, इसमें फीवर भी आता है, और वायरल इन्फेक्शन जो डिजीज़ है वायरल इन्फेक्शन से फैलती है, मतलब वायरल इन्फेक्शन है इसमें। और जो मच्छर है, कौन सा मच्छर है, कौन सा मॉस्किटो है, तो एडिस इजिप्टी, मच्छर का नाम है एडिस इजिप्टी, आप याद रखना। इससे इसके द्वारा ये फैलता है और ग्लोबल बहुत ज़्यादा इससे परेशान है, काफ़ी वर्ल्ड में ये सीवियर लेवल पे चलता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, रिलीफ क्या है, मॉस्किटो को कंट्रोल करो। जिस इंसान को ये हुआ है उसे आप लिक्विड वगैरह दो ज़्यादातर, तो इससे क्या होता है, फ्लूइड वगैरह होता है ना, वो दिए जाना चाहिए उसको खाने पीने में। और मॉस्किटो को कंट्रोल करो, सैनिटेशन वगैरह रखो ताकि मच्छर आए ही ना। ठीक है, ये है इसके बारे में। कौन कौन से देशों में ज़्यादा फैला हुआ प्रीविलेंस, कौन कौन से देश है प्रीविलेंस, तो एक तो ब्राज़ील, एक प्राग, इंडिया मैंने पहले भी बताया था, इंडिया में और ब्राज़ील प्राग वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा देशों में, जो ज़्यादातर वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, और इंडिया पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान बांग्लादेश वगैरह। तो आप इस आसपास के ये गर्म वाले रीजन है, ये देख लो, यहाँ पे अफ्रीका की कंट्री है, और इंडिया पाकिस्तान वगैरह ये आ गई। तो साउथ एशिया देख सकते हो और वेस्ट अफ्रीका, इन कंट्री में ये काफ़ी है। ठीक है, मैप से आप समझ जाओगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार हिंदी में भी हम जान लेते हैं इसके बारे में। चिकनगुनिया के लिए पहला टीका जो है उसे स्वीकृति मिल गई है। टीका मतलब वैक्सीन, चिकनगुनिया के लिए फर्स्ट वैक्सीन को अप्रूव मिल गया है। किसने दिया अप्रूव, तो यूएस की एक खाद्य औषधि प्रशासन, बोला तो यूएस FDA, यूनाइटेड नेशन फूड सिक्योरिटी, यूएस एफडीए ने इसको अप्रूव दे दिया। किसको अप्रूव दे दिया है, चिकनगुनिया के पहले टीके को अप्रूव दे दिया गया है। अब वैक्सीन के बारे में, नाम क्या है इसका, इक्सचिक नाम है, नाम याद रखना जरूर, इक्सचिक इसका नाम है। और किस कंपनी ने बनाया, वल्नेवा, इतना तो याद रखो। लेकिन जब कोविड में था ना, ये काफ़ी न्यूज़ में थे तो कौन सी बहुत सारी जब कंपनियाँ नई नई वैक्सीन को अब वो बना रही थी, ठीक है ना, कोविड के दौरान, तो वो काफ़ी न्यूज़ में थे। तो वो मैच द कॉलवी में उस टाइम में काफ़ी चांसेस थे कि क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन आप माइंड में रख ही सकते हो वॉलनेवा, लेकिन इक्सचिक का नाम तो माइंड में रखना जरूर है। फिर इसमें किसको दी जाएगा, 18+ दिया जाएगा, जो 18+ एज का जो भी इंसान है, व्यक्ति है, उसको दिया जाएगा। ठीक है,
और कहाँ वो तो पता ही है सबको कहाँ दिया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें जो लाइव वीक वायरस होगा वो शरीर में इंसर्ट किया जाएगा, कमज़ोर जीवित जो वायरस होगा उसको शरीर में इंसर्ट किया जाएगा, जिससे पहले से एंटीबॉडी बना ले, ठीक है। इस रोग के बारे में जान लो, चिकनगुनिया के बारे में जान लो, रोग मतलब डिजीज़, इसके बारे में जान लो। इसमें क्या होता है, जोड़ों में बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन होता है, गंभीर जोड़ों में दर्द होता है, गंभीर बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, और बिगड़ा हुआ रहता है शरीर पूरा। फिर इसमें बुखार भी आता है, इसमें क्या फीवर भी रहता है, ठीक है, बुखार भी आता है। और ट्रांसमिशन कैसा होता है, वायरल डिजीज़ है, ठीक है ना, ये देखो पहले भी मिलता है, वायरल है, एक दूसरे इंसान में फैल सकता है। कौन रेस्पॉन्सिबल है, एडिस इजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस, पिक्टस मैंने बोला था वहाँ पे एक प्रोनाउंस में थोड़ा टफ हो जाता है, एडिस एल्बोपिटस और दूसरा है एडिस इजिप्टी। ये दो मच्छर है, रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रेस्पॉन्सिबल है चिकनगुनिया के लिए। कौन कौन से, एडिस इजिप्टी, एडिस एल्बोपिटस, दो मॉस्किटो है, रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, चिकनगुनिया के लिए। इनके द्वारा ही फैलाया जाता है, मच्छर बहुत ज़्यादा फैलाते हैं यार, कोई ना कोई लेके आ ही जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पर्याप्त आराम करना चाहिए, एनफ इनको देना चाहिए, लिक्विड दिए जाने चाहिए, जिसको बीमारी है उसको लिक्विड दिए जाने चाहिए। फिर इन मच्छर को नियंत्रण करो आप, ठीक है, इससे रिलीफ मिल जाती है। फिर चिकनगुनिया में कहाँ पर है, ब्राज़ील, इंडिया और पराग्वे जैसे देशों में बहुत ज़्यादा है, इंडिया में काफ़ी सारे केस आ रहे हैं। ये नेक्स्ट एक न्यूज़ आई है, मोदी जी ने अभी मीडिया से वो इंटरेक्ट कर रहे थे, तो मोदी जी ने कहा है कि अभी वार्निंग दी है किसी डीप फेक, अभी क्या डीप फेक के बारे में आपको पहले जान लो, डीप फेक क्या होता है। डीप फेक एक ऐसी तकनीकी है, अभी ये मतलब एक ऐसी तकनीकी समझ लो, टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है कि किसी पर्सन मतलब लाइक ए पर्सन है, ये कुछ एक्सप्रेशन दे रहा है या नहीं दे रहा, कुछ भी कर रहा है, और इसकी टेक्नोलॉजी के द्वारा इसकी जो इमेज है ना, मतलब इसका फेस है, वो चेंज करके इस पर चिपका दिया जाएगा। जैसे अगर कुछ ये कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है या कुछ स्माइल कर रहा है, तो इसका फेस इस पर चिपका दिया जाएगा और सेम पता ही नहीं चलेगा कि ये बंदा ये है या नहीं है, आप उसके फेस से पता ही नहीं कर सकते, इतना अच्छा तरीके से इसका फेस रिप्लेस कर दिया जाता है। तो डीप फेक में क्या होता है, मतलब एक पर्सन का फेस चेंज करके दूसरे पर्सन से लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है, इससे मतलब देखिए बेनिफिट भी है, डीप फेक के बेनिफिट कैसे हैं, तो अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाओगे, वहाँ डीप फेक का आप मतलब ट्रांसफर वगैरह हो रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है, वहाँ पे काम आ सकती है। लेकिन इसके नेगेटिव है ना, जो प्रो बेनिफिट से ज़्यादा इसके लॉस ज़्यादा, मतलब नेगेटिव बहुत ज़्यादा है। नेगेटिव कैसे, अगर इसका नेगेटिव यूज़ हो रहा है तो बहुत ही ज़्यादा है, इसमें एथिकल डायमेंशन है, या आप इकोनॉमिकल डायमेंशन कवर कर सकते हो, आप पॉलिटिकल डायमेंशन कवर कर सकते हो, काफ़ी सारे नेगेटिव। लाइक एक बार मैं एग्जांपल दे दूँ, अभी प्रधानमंत्री जी कुछ भी बात कर रहे हैं, नॉर्मली बात कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा पर्सन है जो बहुत गलत बात कर रहा है, लाइक मतलब रिलीजन की बारी बात करता है, उस रिलीजन के व्यक्ति पे जाकर अटैक कर दो, दंगे भड़का दो, ऐसी बातें कर रहा है। तो प्रधानमंत्री जी का चेहरा इस पर्सन पे जाके चिपका दिया, तो लोगों को क्या लगेगा, प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री जी बात करें तो लोग तो विश्वास कर लेंगे, तो इससे दंगे भड़क ही सकते हैं। तो अभी काफ़ी इलेक्शन चल रहे हैं, इनमें काफ़ी सारी जगह पे डीप फेक का नेगेटिव यूज़ हो रहा है। तो यही न्यूज़ में था, और मोदी जी ने वार्न किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी मीडिया है ना, मीडिया को इससे रिलेटेड अगर कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, तो मीडिया का फ़र्ज बनता है कि वो इसे मिसगाइड ना करे और रियल जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचाए, और जो भी इस प्रकार का काम करे उसे रोकना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार की बात की है। देखो ये पर्सन ए है, इसका फेस चेंज कर दिया, यहाँ पे ये बी है, इसका फेस चेंज करके पता ही नहीं चलेगा भाई हाँ ये बंदा कौन है, इसका फेस इस पर चिपका दिया, किसी को नहीं पता चलेगा कौन है। लोग तो हाँ यार ये तो वही बोल रहा है, तो इससे काफ़ी सारी दिक्कत बढ़ सकती, दंगे बढ़ सकते हैं, मिसगाइड हो सकते हैं लोग। तो प्रधानमंत्री जी ने यही कहा कि लोग मिसगाइड हो रहे हैं, तो मीडिया का काम है उनको अच्छे अवेयर करो, और अपना जो फ़र्ज है फोर्थ पिलर का, इंडिया का फोर्थ पिलर है मीडिया को, तो सही से निभाओ। इस बारे में बात थी। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, आरबीआई ने कंज्यूमर जो अब पॉलिसी कंज्यूमर लोन था ना, उसमें जो रिस्क वेट था उसे बढ़ा दिया है। आरबीआई आप कंज्यूमर लोन रिस्क वेट, अब सबसे पहले न्यूज़ में क्या है, आरबीआई ने 25 पॉइंट बेसिस जो रिस्क वेट था उसे बढ़ा दिया गया। ये सबसे पहले यही था, न्यूज़ उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, 25 बेस ही बढ़ाए, इतना थोड़ा बहुत जान लो। पर जान लेते रिस्क वेट क्या होता है। दरअसल रिस्क वेट, ठीक है, रिस्क वेट इसमें क्या होता है, जब कोई व्यक्ति बैंक के पास से लोन लेने जाता है, मतलब ये व्यक्ति है वो बैंक के पास लोन लेने गया, तो अगर इसको होम लोन चाहिए, कार लोन चाहिए, एजुकेशन लोन चाहिए, तो इसमें क्या करेगा, वो कुछ गिरवी रखेगा, कोलेट्रल रखेगा, किसके पास में, बैंक के पास में। कभी मेरे को होम लोन चाहिए, इसके बदले में ये गिरवी रख लो, मुझे कार लोन चाहिए, ये गिरवी रख लो, तो बैंक गिरवी रख के इसको इजीली लोन दे देता है कि भाई हाँ अगर ये डिफ़ॉल्ट कर गया तो हम इसकी जो गिरवी रखा है कोलेट्रल है
इसको बेच के या कुछ भी करके इससे वसूल कर लेंगे, पैसे कर लेंगे। बट इसमें क्या होता है, कभी जब व्यक्ति पर्सनल लोन लेने जाता है ना, तो पर्सनल लोन में कुछ गिरवी नहीं रखा जाता, कोलेटरल नहीं रखा जाता है। अब पर्सनल लोन मैंने ले लिया, जैसे कि अब मैंने तो कुछ गिरवी रखा ही नहीं है। अब अगर मैं डिफ़ॉल्ट कर जाता हूँ तो फिर मेरा इस डिफ़ॉल्ट करके मेरा भुगतान कौन करेगा, इसका रिस्क कौन भुगतेगा, बैंक ही भुगतेगी। तो बैंक का रिस्क बढ़ गया। तो बैंक से अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल लोन लेते हैं ना, तो बैंक का रिस्क बढ़ जाता है। अब आरबीआई यहाँ पे आता है एक्शन में। आरबीआई एक्शन में आके ये बोलता है बैंक को कि आप चलो पर्सनल लोन तो देते तो हो, वो देना भी चाहिए पर्सनल लोन, तो तभी आदमी काम कर पाएगा, जिसके बाद पैसे आएंगे तभी तो वो आगे इन्वेस्ट कर सकेगा। तो इकोनॉमिकली बेनिफिट है कि लोन वगैरह तो देने से बेनिफिट ही होता है। तो अगर लोन दे रहे हो तो अच्छी चीज़ है, लेकिन आप पर्सनल लोन देते रहे हो, लेकिन इसके साथ आपका रिस्क भी बढ़ रहा है। अब आपका अगर रिस्क बढ़ रहा है तो इस रिस्क को कम करो। अब कम कैसे करोगे, तो अगर आप किसी व्यक्ति को 100 रुपये दे रहे हो ना पर्सनल लोन में, तो उसका कुछ परसेंटेज है वो साइड में रखो। अब साइड में रखने को आरबीआई क्यों बोल रही, साइड में इसलिए रखो कि इन फ्यूचर अगर ये व्यक्ति जिसको आपने लोन दिया है, ठीक है, अगर ये डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो आपके पास में इतने पैसे होने चाहिए कि आप अपने बैंक का सर्वाइव कर सको। नेक्स्ट अगर आपके पास में अब 100 रुपये थे, 100 इसको दे दिए, अगर ये वापस नहीं करता डिफ़ॉल्ट करके, आपके पास पैसे नहीं है, तीसरा पर्सन जो आपके पास में पैसे लेने आएगा तो आप दे ही नहीं पाओगे, तो बैंक करप्ट हो जाएगा, बैंक बंद हो जाएगा, बैंक करप्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आरबीआई कहते हैं कि अगर आप किसी को पर्सनल लोन देते हो तो उसका कुछ परसेंटेज है वो साइड में रखो। यही है आरबीआई का रिस्क वेट। आप जितना परसेंटेज जितना लोन देते हो उसका कुछ परसेंटेज है वो साइड में रखो, ताकि इन फ्यूचर में कभी बैंक क्राइसिस आ जाए या बैंक रन करके भाग जाए वो बंदा है जो बैंकरप्ट हो जाए, तो बैंक रन करने के लिए, बैंक फ्यूचर में चलाने के लिए आपके पास इतने फंड होने चाहिए, इतना साइड में पैसे रखा हुआ होना चाहिए ताकि आप इजीली सर्वाइव कर सको। इसलिए आरबीआई बार बार इसको कम घटाता बढ़ा देते हैं। अगर बढ़ाएगा तो आरबीआई को मतलब बैंकों को ज़्यादा पैसे यहाँ साइड में रखने पड़ेंगे, और साइड में ज़्यादा पैसे रखेगा तो बैंकों के पास में लोन देने के लिए पैसे कम होंगे। अगर बैंक लोन कम देगी तो लोगों के पास पैसे कम होंगे, लोग इन्वेस्ट कम करेंगे, इससे इकोनॉमी डाउन होगी। लेकिन आरबीआई ऐसा क्यों करता है, इसे बढ़ाता क्यों है, बढ़ाने का रीज़न है कि अभी बैंक ज़्यादा फ्रॉड, मतलब बैंक में ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं या लोन लेके बैंकरप्ट लोग ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए आरबीआई ने चिंता करते हुए ये 25% बढ़ाई है। 25% आप इसको वहाँ इम्प्लीफाई कर सकते हो कि अगर ऐसे क्वेश्चन बन जाए ना कि आरबीआई ने अभी रिस्क वेट 25% बेसिस बढ़ाया है, तो इसका अभी जो अपना ग्रोथ रेट चल रही है, तो इन्फ्लेशन वगैरह चल रहा है, या फिर ऐसे बोल दिया जाए कि मार्केट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा या घटेगा। तो इसी मतलब ऐसा तो नहीं होता कि डायरेक्ट प्रभाव पड़ ही गया, हाँ इसने 25% बढ़ाया तो इन्फ्लेशन कम होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। बट हाँ बस ऐसे इन प्रैक्टिकल थ्योरी में तो नहीं होता है, बट इन जो बुक वगैरह में आप लिख सकते हो, अगर कहीं क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो उसके ऑप्शन में ऐसा होगा कि 25% बढ़ाया है, तो हाँ वहाँ पे है कि इन्फ्लेशन कम ही होगा। कम क्यों होगा, लोगों के पास पैसे कम होंगे, पैसे कम होगा तो वो खरीदेंगे कम, खरीदे कम तो इन्फ्लेशन कम होगा। वो वहाँ पे वो चार्ट बनाते हैं ना इकोनॉमी में अपन कि हाँ रेपो रेट बढ़ा दिया गया तो इन्फ्लेशन पे इसका क्या असर होगा, बैंक रेट बढ़ा दिया गया इसका इन्फ्लेशन में क्या होगा। तो वैसे वैसे ये रिस्क वेट को भी बढ़ा दिया गया, मार्जिनल वो MFA वगैरह बढ़ा दिया गया, तो वो चीज़ यहाँ पे ये भी एम्पलीफाई होती है, वहाँ पे अप्लाई होती है। ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। रिस्क वेट के बारे में जान लिया, ये अच्छे से आपको समझ में आ गया रिस्क वेट क्या होता है, साइड में कुछ पैसे रखने होते हैं, ठीक है। अब आरबीआई ने किन किन को बोला है, तो बैंक को बोला है। बैंक को क्या बोला है कि आप न्यू लोन देते, कौन सा, पर्सनल लोन, ये ओनली पर्सनल लोन पे अप्लाई हो रहा है, ये चीज़ याद रखना। देखो वो लोन दिए जा रहे किसी को, एजुकेशनल होम लोन वगैरह दिए जा रहे, उसमें तो ऑलरेडी आप कुछ ना कुछ कोलेटरल रख ही रहे हो, तो आपका वैसे रिस्क तो कम ही हो रहा है। पर्सनल लोन पर आप कुछ वो रख नहीं रहे हो गिरवी, तो आपका रिस्क ज़्यादा है। तो ये अप्लाई बैंक के लिए अप्लाई हो रहा है पर्सनल लोन पे। जो NBFC होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, नॉन बैंकिंग जो बैंक का काम नहीं करते, अब वैसे रन करते हैं, आप समझ गए हो मैं किसी बात कर रहा हूँ। तो नॉन बैंकिंग जो होते हैं ना, NBFC से होते हैं ना, उनके लिए क्या, तो वो रिटेल लोन देते हैं। तो वो रिटेल लोन जब भी देंगे तो वहाँ पर इनको इसका पालन करना होगा, किसका, रिस्क वेट जो अभी आरबीआई ने बढ़ाया ना, इसको पालन करना होगा। बाकी किसी को होम लोन वगैरह देते हैं तो वहाँ पे तो ये वहाँ पे भी फॉलो नहीं होगा। तो ओनली पर्सनल लोन और रिटेल लोन पर ये अप्लाई होगा, ये चीज़ आप याद रखना। कितने परसेंटेज बढ़ा है, 0.25 बेसिस, नहीं 25 बेसिस बढ़ाया है। तो अभी बढ़ के हो गया 125% बढ़ गया अभी रिटेल लोन के लिए, ठीक है ना। ये देखो बैंकों के लिए 150% हो गया, और नॉन बैंकिंग के लिए 125, NBFC के लिए 125% हो गया, बैंकों के लिए 150% हो गया। जो बढ़ाया कितना, 25% बढ़ाया था इसलिए, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। अब आरबीआई ने क्या क्या गाइडलाइन दी, इतना तो वो कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्या क्या गाइडलाइन वगैरह नहीं आई है, वो है नहीं। हिंदी में एक बार देख लो,
न्यूज़ क्या है, आरबीआई ने जो उपभोक्ता ऋण जोखिम का भार बढ़ाया है, मतलब उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, उसको जो लोन दिया जाता है तो भार जोखिम मतलब रिस्क वेट, उसको इंक्रीज कर दिया गया। यही न्यूज़ में आरबीआई ने 25% बढ़ा दिया गया है, सिंपल। और समाचार दिशा निर्देश क्या दिया गया, 25% बढ़ा दिया गया। फिर ये जोखिम भार रिस्क वेट एसेट, ये क्या होता है रिस्क वेट अगर किसी को लोन देते हो तो उसके साइड में कुछ आपको पैसे रखने पड़ते हैं। अगर आप 100 रुपये दे रहे हो, पर्सनल लोन दे रहे हो, याद रखना पर्सनल लोन को, तो उसका कुछ पैसे 10 रुपये है वो साइड में रख लो, मतलब मैं एग्जांपल के लिए दे रही हूँ, कुछ पैसे साइड में रखने होते हैं, ये है। और किस किस पे अप्लाई होगा, बैंक पर, बैंक कौन सा पर्सनल लोन देगी तो, और जो एनबीएफसी है वो कौन सा देगा, खुदरा, खुदरा मीन्स बोले तो मतलब हिंदी में तो खुदरा हो गया, और वहाँ रिटेल लोन देती है, तो उसके लिए ये चीज़ आप याद रखना। और बाकी क्या गाइडलाइन वगैरह आई वो अपने इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है टेंथ आसियान, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है टेंथ आसियान डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग प्लस प्लस। आसियान की 10वीं मीटिंग हुई है, जो 10th आसियान डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग प्लस प्लस। आसियान के 10 डिफेंस मतलब आसियान की डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग प्लस, मतलब आसियान के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो प्लस आसियान की जो वो सहयोगी कंट्री है ना, ठीक है, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर आपस में बैठ के, आसियान के 10+8 इसकी जो सहयोगी कंट्री है वो आपस में, उनके डिफेंस मिनिस्टर आपस में बैठ के मीटिंग करते हैं, इसे आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस कहा जाता है। इसका कौन सा एडिशन हुआ, 10th एडिशन हुआ है। न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो है ना, उन्होंने 10th आसियान डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग प्लस प्लस में वहाँ पे पार्टिसिपेशन लिया है। ये कहाँ हुई है, जकार्ता, जकार्ता कहाँ है, इंडोनेशिया की कैपिटल है, ठीक है, चेंज भी करने की बात हो रही तो इंडोनेशिया, जब जकार्ता इंडोनेशिया में इन्होंने पार्टिसिपेशन किया है, ठीक है। और वहाँ पे क्या वार्तालाप, वही बातचीत होगी कि कोऑपरेशन बढ़ाना है, आप आपस में जो रीजनल कोऑपरेशन है वो बढ़ाना है, आपस में ट्रस्ट बढ़ाना है, इन सब ट्रांसपेरेंसी लानी है, स्टेबिलिटी, रीजनल स्टेबिलिटी, स्थिरता लानी है आसपास के जो देश हैं वहाँ पे। तो आसियान के में कितने देश है टोटल, आसियान में 10 कंट्रीज, कौन कौन सी है, पहला मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम। आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। आसियान में कुल कितने देश हैं, टोटल कितने कंट्री है, 10 कंट्री। कौन कौन से हैं, पहला मलेशिया, दूसरा फिलीपींस, तीसरा सिंगापुर, चौथा थाईलैंड, पांचवा ब्रुनई, छठा लाओस, सातवां म्यांमार, आठवां कम्बोडिया, नौवां वियतनाम, 10वां सिंगापुर। ये 10 कंट्री आपको याद रखना है, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, 10 कंट्री आपको याद रखना है। सो स्टार्ट हो, सॉरी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम। आसियान में टोटल 10 क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, और ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है इस पर। बड़ी बड़ी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अगर कितने देश शामिल है उनके नाम आपको याद रखने होंगे, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछती है कि इस देश में कौन, तो ऐसे ऑप्शन दे देंगे इसमें कौन सा शामिल नहीं है आसियान में, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, ब्रुनई है, लाओस है, म्यांमार है, कंबोडिया, वियतनाम है, याद कर लेना अच्छे से। फिर इसके पार्टनर कंट्री कौन कौन से हैं, देखो मतलब ये तो मेन देश, मेन कंट्री हो गई आसियान की, इसके साथ में इनकी कुछ पार्टनर कंट्री भी तो है ना। पार्टनर कंट्री कौन कौन से, तो पार्टनर कंट्री ऐसे देखो, याद रखना, इंडिया, इंडिया के टच का चाइना देख लो, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के टच में कौन सा, न्यूजीलैंड देख लो। फिर यूएस, इसका कॉम्पिटिटर ऐसे देख लो, रसिया, इंडिया चाइना, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, यूएस रसिया, जापान, साउथ कोरिया, ये दोनों फ्रेंड कंट्री हो गई। बाकी ऑलमोस्ट ये दोनों फ्रेंड कंट्री हो गई, और ये दोनों दुश्मन, इंडिया चाइना हो गया, यूएस रसिया, ऐसे करके इंडिया चाइना आ गया, यूएस रसिया आ गया, और ये दोनों फ्रेंड जापान, साउथ कोरिया, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऐसे करके इनकी जो भी डायलॉग पार्टनर है ना, इस डायलॉग पार्टनर है, कितने हैं डायलॉग पार्टनर, 8 है, इनको आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। अब जानते हो आसियान जो प्लस हो है ना, आसियान डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग प्लस प्लस, तो ये आसियान का एक प्लेटफॉर्म है जो मीटिंग करता है। और ये कब हुआ था, इंडिया इसका मेंबर कब बना था, इंडिया मेंबर बना था 1992 में, इंडिया मेंबर बना था, डायलॉग पार्टनर इंडिया बना था 1992 में। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव तो वही कॉमन रहते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा आपस में, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएंगे, रीजनल जो पीस है उसको, स्टेबिलिटी को स्ट्रेंथ करेंगे, कोऑपरेशन बढ़ेगा, सिक्योरिटी वगैरह बढ़ी जाएगी रीजनल एरिया में। और इंडिया ने वही बात करी होगी कि सिंपल है कि जो ट्रेड वगैरह होता है, मतलब क्लोज, यूएन क्लोज है, जो सी रूट वगैरह होता है वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होती है, वहाँ पे किसी का दबदबा नहीं चलेगा। इंडिया मोस्ट ऑफ चाइना को कवर करने की बात करता है, चाइना को टारगेट करता है, तो वो चीज़ तो कॉमन है, ठीक है। अब आसियान के बारे में जान लो, आसियान में कितने कंट्री टोटल,
10 है। कौन कौन से हैं वो आपको रट लेने हैं, मैंने 2 बार 3 बार 4 बार बता लिया, आपको रट लेने हैं, ठीक है। मतलब आपको इनडायरेक्टली समझ में आ ही जाएगा ये कंट्री आसियान में है नहीं है, फिर भी एक बार 2 बार 3 बार माइंड में 2 बार 3 बार देख लोगे तो भी आपको वहाँ के लिए में जब पूछा जाएगा ना क्वेश्चन तो आपको माइंड में आ ही जाएंगे, ठीक है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, इस्टेब्लिश हुआ था 1967 में हुआ था, 10 कंट्री है। और कब हुआ था, बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था, बैंकॉक डिक्लेरेशन जिसे आसियान डिक्लेरेशन भी कहा जाता है, बैंकॉक डिक्लेरेशन एज नॉन एज ए आसियान डिक्लेरेशन। 10th अभी अभी कौन सा 10th आसियान डिफेंस मिनिस्ट्री हो रही है, वो आसियान डिक्लेरेशन जो आसियान कंट्री के द्वारा होता है उसी का पार्ट है, ठीक है। एक बार हिंदी में आप देख लो, 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई, 10वीं आसियान प्लस प्लस मतलब आसियान तो है ही, उसके साथ में प्लस उसके जो डायलॉग पार्टनर इसलिए प्लस कहा जा रहा है, ठीक है। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस ADMM प्लस की बैठक हुई थी, इन अपने जो रक्षा मंत्री इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसलिए न्यूज़ में। आसियान की कितनी कंट्री है, 10 प्लस इसके डायलॉग कंट्री कितने 8, 10 कौन कौन सी हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम। 8 डायलॉग पार्टनर कौन कौन से हैं, 8 डायलॉग पार्टनर है इंडिया चाइना याद कर लो, रसिया US आपको याद आएगा, न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच कर लो, और जापान साउथ कोरिया, ये तो आपको इजीली याद रह ही जाएंगे, ठीक है जी। ये और आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी, और अभी देश कितने 10 से वो तो हो ही गया है। बैंकॉक घोषणा हुई थी, बैंकॉक डिक्लेरेशन जिसे आसियान घोषणा एज नॉन एज आसियान डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। भारत 1992 में 1992 में इसका पार्टनर बना, जो डायलॉग पार्टनर है, ठीक है। और ये आसियान रक्षा बैठक जो भी मीटिंग हुई थी, ये क्या है प्लस प्लस, जो भी आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस ये क्या है, ये मंच है किसके लिए, आसियान देशों के लिए मंच का कार्य करता है, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट आर्टिकल की, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है साइक्लोन मिथली के बारे में, मिदली, साइक्लोन मिदली। अब न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में हमारे जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि साइक्लोन मिदली है वो बे ऑफ बंगाल में बन रहा है। तो इसमें पहले न्यू मतलब याद करने के लायक क्या क्या है, रिमेंबर फैक्ट क्या क्या है। तो सबसे पहले कोई भी साइक्लोन है ना वो कहाँ बन रहा है, एक तो साइक्लोन का आपको नाम याद रखना है, साइक्लोन मिदली है, ठीक है। एक वो लोकेशन याद रखना, लोकेशन में तो कौन से इंडियन ओशियन है, बे ऑफ बंगाल है, कहाँ बन रहा है आपको ये याद रखना है, बे ऑफ बंगाल कहाँ बन रहा है ये याद रखना है, कि मैच ऑफ फोटो में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। 2 चीज़ें याद रखनी है, यहाँ पे तो बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन का नाम है मिदली, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ इसमें ये याद रखनी है कि साइक्लोन बनता कैसे है। अभी ये बात हो रही है ट्रॉपिकल साइक्लोन की, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इसमें कैसे बनता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल मीन्स गर्म एरिया होता है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब ये जो इक्वेटर है जिससे ऊपर है ये ट्रॉपिकल एरिया है, ठीक है। तो वहाँ ट्रॉपिकल एरिया में साइक्लोन कैसे बनता है, तो क्या क्या कंडीशन होती तब। सबसे पहले ना आपको ओपन वाटर बॉडी का होना जरूरी है। ओपन वाटर बॉडी मीन्स वाटर बॉडी काफ़ी लार्ज होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सिंपल हाँ कोई तालाब है उससे भी साइक्लोन, नहीं, काफ़ी लार्ज एरिया में ओपन वाटर बॉडी का होना जरूरी है। और ओपन वाटर बॉडी का जो सरफेस है ना उसका भी वार्म होना जरूरी है। पहली कंडीशन तो ओपन वाटर बॉडी, उसके बाद में उसका सरफेस है उसका वार्म होना जरूरी है। सरफेस वार्म होगा तो वहाँ पे क्या बनेगा, जहाँ गर्म है तो वहाँ से तो हवाएं ऊपर उठेगी तो वहाँ बन जाएगा लो प्रेशर। तो पहली कंडीशन ओपन वाटर बॉडी, ओपन वाटर बॉडी है तो वहाँ पे वार्म सरफेस का होना जरूरी है। जहाँ सरफेस वार्म है तो वहाँ क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। अगर लो प्रेशर बनेगा तो यहाँ से विंड है वो ऊपर उठेगी, मतलब पहले ऑलरेडी वार्म है तो इसलिए विंड ऊपर उठी, विंड ऊपर उठी तो यहाँ पे लो प्रेशर बन गया। अब लो प्रेशर को कवर करने के लिए यहाँ से क्या आएगी, हाई प्रेशर से हवाएं इनकी ओर आएगी लो प्रेशर की ओर। तो देखो कंडीशन क्या क्या फॉर्मेशन के लिए, सबसे पहले तो वार्म या मोस्ट एयर का होना जरूरी है। फिर कोरिलेस फोर्स, अब मैं ये कोरिलेस वाला ये वापस क्यों बता रहा हूँ आपको कि इसको हवा ऊपर उठ गई, अब यहाँ से जो ये विंड है ना इसको फील करने के लिए यहाँ पे तो लो प्रेशर बन गया तो यहाँ पे गैप बन गया, इसको फील करने के लिए यहाँ पे हाई प्रेशर से विंड आ रही है। अब क्या करेगी ये अगर तो इसको फील कर देगी, लेकिन यहाँ पे कोरिलेस फोर्स है ना तो वो क्या करते यहाँ पे आके इसको घुमा देगा, ठीक है, यहाँ पे इसको मोड़ दिया तो ऐसे बन गई, यहाँ पे इसको फील करने आ रही थी लेकिन इसको घुमा दिया तो ये ऐसे क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट कर देगी, तो ये भी गर्म हो जाएगी, गर्म होकर ये ऊपर चढ़ जाएगी वापस। तो ऐसे ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा। लो प्रेशर है, लो प्रेशर क्योंकि सरफेस है वो वार्म है तो लो प्रेशर हवा ऊपर उठ रही है, फील करने के लिए लो हाई प्रेशर से हवा इधर आ रही है, लेकिन यहाँ पे है कोरिलेस फोर्स, कोरिलेस फोर्स है तो इसको सर्कल में बनाएगा घुमाएगा और ये भी हवा वार्म होकर ऊपर उठ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जाके ये सेचुरेटेड हो जाएगी क्योंकि ठंडा होता है, ऊपर में जाने पर ठंडी हो जाती और ये इधर उधर फैल जाएगी, ये भी लो प्रेशर होगी और चली जाएगी। तो ऊपर हाई प्रेशर बन गया तो ये इधर उधर चली जाएगी।
अब यहाँ पे लो प्रेशर था, हवा इधर आ रही थी, तो कंडीशन क्या क्या चाहिए, पहली ओपन वाटर बॉडी जहाँ पे सरफेस में वार्म होना चाहिए, सो वार्म होगा तो लो प्रेशर होना चाहिए, उसके साथ साथ में कोरिलेस फोर्स होना चाहिए, कोरिलेस फोर्स होगा तो हवा ऑटोमेटिक ऊपर चढ़ जाएगी, और इसके साथ साथ लो प्रेशर भी ऑलरेडी लो प्रेशर होना चाहिए, देखो एग्जिस्टिंग लो प्रेशर तो लो प्रेशर था ही, उसके साथ साथ में क्या होता है, जो वर्टिकल विंड होती है, वर्टिकल विंड मतलब ये वहाँ से आ रही है, तो ये विंड होती है, इसमें जो वेरिएशन कम होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि वो फास्ट आ रही है या ऐसे ऐसे आ रही, नहीं, इसमें जो कम वेरिएशन लगातार ऐसे ऐसे चलती आ रही, तो वेरिएशन नहीं है, तो ये बन सकता है। उसके बाद में ऊपर उठेगा, सी लेवल से जब ऊपर उठेगा तो ऊपर हलचल भी तो होगी, ऑटोमेटिक हलचल हो जाएगी, तो डाइवर्जेंस होना चाहिए सी लेवल से ऊपर। अब फॉर्मेशन तो हो गया इसका साइक्लोन का, ठीक है। इसमें स्टेज होता है, पहले स्टेज में क्या हुआ, यहाँ से लो प्रेशर था, हवाएं ऊपर उठी, ठीक है, तेज गति से ऊपर उठ रही है, काफ़ी ऊपर गई, यहाँ से हो गई ठंडी, क्योंकि ऊपर तो बढ़ने पर हवा तो ठंडा ही हो गई, मतलब ऊपर जाने पर वो क्या ठंडा ही बढ़ता ही है, ठंडा ऊपर होता है ये, ठीक है, सरफेस ऊपर ट्रोपोस्फेयर में कहेंगे तो हवा ठंडी हो गई, ठंडी हो गई सेचुरेटेड होगी, तो वो इधर उधर फैलेगी, तो पहला पोस्ट यहाँ पे हवा वार्म थी ऊपर उठी, फिर दूसरा स्टेज यहाँ पे क्या ठंडी हो गई, इधर उधर फैलने लगी, थर्ड स्टेज में क्या होता है, ये आगे बढ़ रहा है ना, यहाँ पे सरफेस आया, ठीक है, सरफेस आने पर इनको यहाँ पे गर्म हवा नहीं, पानी होगा नहीं होगा, पानी गर्म होगा तभी तो वाटर गर्म है, तभी तो हवा ऊपर उठ रही, लेकिन यहाँ में इनको वाटर मिलेगा नहीं सरफेस पे आने पे, तो इनको एनर्जी नहीं मिल रही है, मतलब अर्थ ये जो साइक्लोन होता है इसकी एनर्जी क्या है, वार्म वाटर के रीजन, वार्म वाटर के कारण ही हवा वार्म हो रही थी, हवा वार्म हो रही थी तभी यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा था, तो इनको पहले तो वार्म वाटर नहीं मिल रहा है, अगर वार्म वाटर नहीं होगा तो वार्म जो एयर है वो भी वार्म नहीं होगी, तो इनका जो एनर्जी का सोर्स था वो था क्या, वार्म वाटर था, वाटर ही खत्म हो गया तो सरफेस पे आ गया, सरफेस पे आती धीरे धीरे ये कमज़ोर पड़ने लग जाता है। ये सिंपल सा पूरी थ्योरी थी, पूरा प्रोसेस था कि कैसे बनता है और कैसे कमज़ोर पड़ता है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसका नेमिंग नामकरण कैसे होता है, तो अब जैसे इंडियन ओशियन है, ऐसे ऐसे जितने भी ओशियन है ना, वहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, तो वो नेमिंग करती है भाई, किसी भी जो साइक्लोन आ रहा है तो उसका नाम कैसे दिया जाएगा, तो ये क्या इसमें क्या टर्न होता है, इस बार के इंडियन नाम दे दिया तो नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान नाम दे देगा, इस प्रकार से टर्न वाइज, क्या आपकी बार आपका नाम, नेक्स्ट टाइम मेरा नाम, आपकी बार आपका नाम, नेक्स्ट टाइम मेरा नाम, अलग अलग देश सीक्वेंस वाइज नाम देते हैं। तो इस बार जो मिडिल ईस्ट नाम दिया था ये किसने दिया, मालदीव ने, ये चीज़ आप याद रख सकते हो। नाम कौन देता है, ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई लोकल, इंडियन ओशियन वगैरह की हर जगह की ऑर्गेनाइजेशन है, वो सीक्वेंस वाइज नाम देते हैं। इस बार जो मिडिल नाम दिया वो किसने दिया है, ये नाम दिया मालदीव ने, ठीक है। एक बार हिंदी में इसको देख लो, अपने मौसम विभाग ने घोषणा करी कि चक्रवात आएगा, चक्रवात कहाँ है कि बंगाल की खाड़ी में आएगा, ये चीज़ आप याद रखना कि बंगाल की खाड़ी में आएगा, चक्रवात का नाम क्या, मिदली, याद रखना। चक्रवात कैसे बनेगा, सबसे पहले ये अपन बात करें ट्रॉपिकल इसकी साइक्लोन की, तो इसका एरिया आप देख लो, एरिया होगा 30 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, इसके बीच में ही बनेगा, क्योंकि यहाँ जो यहीं इसको सूटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा, इसको टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर 70 डिग्री प्लस का चाहिए, 27 डिग्री प्लस का चाहिए, 27 डिग्री प्लस का 27 डिग्री प्लस का चाहिए, जो वहाँ इसको कहाँ मिलता है 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ के बीच में मिलेगा, तभी तो ये साइक्लोन बन पाएगा। और ये कहाँ मिलेगा, यही है एरिया, इसके बीच में मिलेगा, जहाँ पे वाटर बॉडी भी है और इनको टेम्परेचर भी इतना मिल पाएगा, तभी तो ये सारा मैंने समझा ही देता कैसे प्रोसेस होता है। और इसकी क्या क्या कंडीशन होती है, कंडीशन वही नम हवा जो गर्म हवा चाहिए, इनको कोरिलेस स्ट्रॉन्ग कोरिलेस फोर्स चाहिए, जो इनको फील करने के लिए हवा आ रही होती है हाई प्रेशर से उनको रोके एयर को, फिर लो प्रेशर ऑलरेडी होना ही चाहिए, और ऊपर जाने पर जो हवा है ना, जो इनमें बदलाव बहुत कम होना चाहिए, ऊपर जाने पर समुद्र तल विचलन, ऊपर तो जाने पर ये ऐसे ऐसे विचलन होता ही होता है। फिर चक्रवात पहले चरण में ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से सेचुरेटेड हो जाएगा, फिर जब अर्थ की ओर बढ़ाएगा तो धीरे धीरे वीक हो जाता है। नाम कैसे दिया जाता है, नाम दिया जाता है सीक्वेंस बेस पे दिया जाता है नाम, कौन से देश के नंबर है उसके, इस बार नाम किसने दिया, मालदीव ने दिया था। ये था पूरा हमारा आर्टिकल। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। जवाहरलाल नेहरू जी की एनिवर्सरी पर प्रधानमंत्री जी ने इनको ट्रिब्यूट दिया है, ये पूरा न्यूज़ था, ठीक है। अब न्यूज़ दिया था मतलब था तो वो पहले भी आर्टिकल में आया था, इस बार फिर से आया आर्टिकल, तो अपन जान लेते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट शख्स है, आप जब पढ़ोगे, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो इनके बारे में जानोगे इन्होंने क्या क्या किया था, ये सब, ठीक है। अब जानते हैं इनका बर्थ कब हुआ था, 1898 में इनका 1889 में
1889 में, 1889 में इनका बर्थ हुआ था, 1889 में इनका बर्थ हुआ था, याद रखना। इतना मस्ट यूपीएससी के लिए तो है नहीं, पर आप याद रखो 1889 में, 1889 में इनका बर्थ हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इनका बर्थ हुआ था। और इनको इनको चाचा नेहरू भी कहा जाता है और पंडित नेहरू भी कहा जाता है। ठीक है, चाचा नेहरू क्यों? बच्चों के फेवरेट थे इसलिए चाचा नेहरू भी कहा जाता है। इनकी याद में चिल्ड्रन डे भी मनाया जाता है, और इनके ऑनर में चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। काफ़ी बच्चों के फेवरेट थे ये। अब इन्होंने क्या क्या किया था उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले 1912 में ये एडवोकेट के लिए बाहर पढ़ रहे थे, यूके, इंग्लैंड, लंदन में। और वहाँ से फिर ये 1912 में, मतलब 1912 में भारत आए। इन्होंने एडवोकेट का जो काम किया था वो प्रैक्टिस नहीं करी थी, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगा था, वो तो सीधे भारत आ गए थे। 1960 में इन्होंने ज्वाइन किया, क्या ज्वाइन किया? एनी बेसेंट ने होम रूल लीग चला रखा था। आपको पता होगा एनी बेसेंट और तिलक जी ने होम रूल लीग चला रखा था। तो जब 1916 में आई तो काफ़ी इम्प्रेस हुए एनी बेसेंट जी से, तो इन्होंने होम रूल लीग ज्वाइन कर लिया। कब किया था? 1916 में। इस फैक्ट को, जो भी फैक्ट बता रहे हैं उसको याद रख लेना, क्योंकि इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको काम आ जाएगा जब प्रीलिम में आप लिखने बैठोगे, जब आप आंसर सॉल्व कर रहे हो तब आपको कहीं भी याद आ जाएगा कि हाँ यार ये चीज़, जैसे ये फैक्ट पूछा गया ऑलरेडी। एनी बेसेंट का जो भी था, मतलब नेहरू जी ने एनी बेसेंट का होम रूल ज्वाइन किया था, तो क्या? हाँ किया था। कब? 1916 में इन्होंने ज्वाइन किया था। तो ऐसे पूछ सकते हैं। फिर 1920 में ये महात्मा जी गांधी जी से मिले। 1920 में महात्मा गांधी से मिले और फ्रीडम स्ट्रगल में इन्होंने ज्वाइन कर लिया। फ्रीडम स्ट्रगल 1920 में ये महात्मा गांधी जी से मिले और फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन कर लिया। और वह तब चल रहा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, बिल्कुल सहयोग नहीं करना, 1920 में चल रहा था। तो इन्होंने असहयोग आंदोलन ज्वाइन कर लिया। कब करा था? 1920 में गांधी जी से मिला और उनके काफ़ी प्रभावित हुए थे नेहरू जी गांधी जी से, ज्वाइन कर लिया। 1929 इसमें क्या हुआ था कि नेहरू जी ने कंप्लीट इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंस, स्वराज्य, पूर्ण स्वराज्य, हिंदी में तो पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी कि 1920 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी थी इन्होंने कि हमें मिलना तो चाहिए, पूर्ण स्वराज्य मिलना चाहिए। फिर 1931 में इन्होंने कहा कि जब वहाँ पे अपना सेशन चल रहा था कांग्रेस का कराची में, तो इन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, इसको इन्होंने अडॉप्ट किया और इसका ड्राफ्ट बनाया। मतलब 1929 और 31 के बीच में इन्होंने कहा था कि जो फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक पॉलिसी रिलेटेड इन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया और कांग्रेस कमेटी को सौंप दिया, भाई हम ये ड्राफ्ट बना रहे, इसको आप एक्सेप्ट करना नहीं करना उन पर है। तो फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक पॉलिसी, जो आज भी हमारे फंडामेंटल राइट और डायरेक्टर डीपीएसपी है ना, वो इससे इंस्पायर भी है थोड़ा बहुत। तो फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक पॉलिसी नेहरू जी ने बना के ड्राफ्ट सौंप दिया। बाद में 1931 में 1931 में कांग्रेस का हुआ था कराची अधिवेशन, कराची सेशन हुआ था, उसमें इन्होंने जो ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई थी फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक पॉलिसी की ड्राफ्ट पॉलिसी, वो कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर ली। कब करी थी? 1931 में। 1900, ये चीज़ याद रखना, 1920 में गांधी जी से मिले और ज्वाइन कर लिया क्या? नॉन कॉम्प्रेशन मूवमेंट। फिर 1929 में इन्होंने क्या खोला था? कंप्लीट पूर्ण स्वराज्य, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और 1931 इन्होंने बात करी थी फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक पॉलिसी की। और जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कहाँ? लाहौर। आप ये पढ़ोगे ना, कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस के सारे अधिवेशन आपको याद करने पड़ेंगे, तब आप पढ़ोगे। कांग्रेस का 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था, कराची सेशन हुआ था कांग्रेस का। कब हुआ था? 1931 में। तब इन्होंने ये अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है। 1936 में ये लखनऊ में जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, तो इनको कांग्रेस का वो बनाया था, क्या? प्रेसिडेंट बनाया था। कांग्रेस के प्रेसिडेंट कब बने थे? 1936 में। 1936 में कांग्रेस का सेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? कांग्रेस का अधिवेशन, हिंदी में अधिवेशन और इंग्लिश में सेशन हुआ था। कहाँ हुआ था इनका सेशन? लखनऊ में हुआ था। और लखनऊ में हुआ था तब इनको बनाया गया, कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया दिया गया था। 1940 में इन्होंने सिविल ओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाता था, तो इनको पार्टिसिपेट किया, तो इनको 4 साल की सजा भी हुई थी 1940 में। गांधी जी ने जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कैंपेन भी चलाया था, लॉन्च किया था, तो ये उसमें पार्टिसिपेट किया था, इसलिए जेल भी हुई थी इनको। हिंदी में जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में जानो, जयंती थी, श्रद्धांजलि दी मोदी जी ने इनको। ठीक है। जन्म कब हुआ था? 1890 में। कहाँ? इलाहाबाद में हुआ था। ये मैटर नहीं करता, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है इनकी याद में, इनको चाचा नेहरू भी कहा जाता है। फिर 1912 में गांधी जी भारत आए थे
1916 में एनी बेसेंट का होम रूल लीग ज्वाइन किया। 20 में गांधी जी से मुलाकात की और अशोक आंदोलन में भाग लिया। 29 में इन्होंने लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी ने पूर्ण स्वतंत्रता की है ना, जब मैंने कहा था 29 में हुआ था, 30 में हुआ नहीं था, तो 29 में हुआ था लाहौर में। ठीक है, कांग्रेस का सेशन हुआ था लाहौर में और इन्होंने बात करी थी कि पूर्ण अपने स्वतंत्रता, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करी थी। जब किसी को विश्वास भी नहीं होता कंप्लीट इंडिपेंडेंस भी मांगा जा सकता, तो इन्होंने पूर्ण स्वराज्य या कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करी थी। 1929 की बात करें तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था। फिर 31 में कांग्रेस का जो अधिवेशन कहाँ हुआ था, कराची में। 29 में हुआ था लाहौर में, कराची में हुआ, 30 में हुआ नहीं था। तो उसमें इन्होंने बात करी थी मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति, फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक पॉलिसीज का एक प्रस्ताव पारित किया था और ये कमेटी को दिया था कि भाई ये प्रस्ताव आप ड्राफ्ट कमेटी था और कांग्रेस की कमेटी को दिया था। ये क्या था, मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति का एक ड्राफ्ट था। तो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था, 1931 में। 1931 में कांग्रेस का जब कराची अधिवेशन हुआ था तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, किसको एक्सेप्ट कर लिया, जो इन्होंने फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का जो बना के दिया था ड्राफ्ट, वो कांग्रेस की कराची अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा ये एक्सेप्ट कर लिया गया था। 1936 में लखनऊ अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बना दिया गया था और 1940 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया और 4 साल की इनको इम्प्रिजमेंट, जेल भी हो गई थी। ठीक है, और इनके बारे में जान लो आप, इनके बारे में और भी इन्होंने क्या क्या काम किया था आप मॉडर्न हिस्ट्री में वैसे पढ़ ही लोगे। लेकिन 1942 में गांधी जी ने इनको अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। गांधी जी को लगा नहीं तो अपनी तो एज हो चुकी है, तो इनको उत्तराधिकारी बनाया गांधी जी ने। कब बनाया था, 1942 में। गांधी जी डेजिग्नेट नेहरू हिज पॉलिटिकल हेयर इन 1942 में। ठीक है, 1947 में ये फर्स्ट प्रधानमंत्री बन गए इंडिपेंडेंस इंडिया में। और 1955 में 1955 में इनको भारत रत्न दिया गया और ये जीवित थे उसी दौरान इनको भारत रत्न दिया 1955 में। 1964 में 1964 में इनकी डेथ हो गई थी 27 1967। इन्होंने काफ़ी सारा कॉन्ट्रीब्यूशन लिटरली का मतलब लिटररी क्या लिखा था इनकी जो किताबें थी उनके बारे में भी आप जान लो, याद रख सकते हो और याद रखना ही चाहिए आपको कि क्या क्या लिखा था। तो इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, काफ़ी फेमस भी है ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसके बाद में ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री की जो जहाँ की है हिंदी में आप पढ़ोगे तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, फिर ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। उसके बाद में इनकी ऑटोबायोग्राफी थी टूवर्ड फ्रीडम, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी थी टूवर्ड फ्रीडम। उसके बाद में इन्होंने लेटर लिखा था जेल से अपनी बेटी को, डॉटर को, इनकी बेटी थी इंदिरा जी, उनको लिखा था फादर टू हिज सन, ए लेटर फ्रॉम फादर टू हिज सन। ये भी इनकी बुक थी, ये आप याद रख सकते हो। ठीक है, और एजुकेशन के लिए इन्होंने क्या क्या काम किया था, इन्होंने आईआईटी बनाई, आईआईएम बनाई और एम्स बनाए थे। इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था एजुकेशन के लिए, चिल्ड्रन को फ्री एजुकेशन के लिए 5 ईयर सेकेंड 5 ईयर प्लान हुआ था ना, सेकेंड नेहरू मालनोविस, आपको याद ही होगा सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो इनमें ऑल चिल्ड्रन के लिए 5 ईयर प्लान में ऑल चिल्ड्रन के लिए फ्री एजुकेशन हो, कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन की इन्होंने बात करी थी। फिर इंडस्ट्री के लिए इन्होंने क्या किया, हैवी इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, जैसे दुर्गापुरा और राहुल कलेरा प्रोनाउंस तो गलत हो सकता है, राहुल केला, वहाँ पे हैवी इंडस्ट्री बनाने की बात कही थी इन्होंने। और इसके अलावा भी इन्होंने कहीं इंस्टीट्यूशन बनाए थे जैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी, ऑटोमिक एनर्जी कमीशन भी इन्होंने बनाया था। फॉरेन पॉलिसी में इन्होंने नॉन अलाइंग मूवमेंट, ये याद रख तो अच्छी चीज़ है, ये नेहरू जी की देन थी, नॉन अलाइंग मूवमेंट है ना, नेहरू जी की भी देन थी। नेहरू जी को आर्किटेक्ट भी कहा जाता है, आप पढ़ोगे ना कहीं पे, यहाँ पे आर्टिकल में भी हुआ शायद, इनको आर्किटेक्ट भी कहा जाता है किनका, इंडियन फॉरेन पॉलिसी का। इंडियन फॉरेन पॉलिसी इनकी देन है। ठीक है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी इनकी देन, इसलिए आर्किटेक्ट भी कहा जाता है इनको। 1954 में इन्होंने 1954 में चाइना के साथ में तनाव था, तनाव को कम करने के लिए इन्होंने, और चाइना के साथ पीस स्थापित करने के लिए पंचशील, बाद में चाइना धोखा दिया गया था लेकिन पंचशील सिद्धांत था ना, वो नेहरू जी द्वारा साइन किया गया था चाइना के साथ में। ठीक है, और 1954 में, ये चीज़ आप याद रख सकते हो। इसके अलावा इनको हाँ ये आर्किटेक्ट भी कहा जाता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का। और इन्होंने स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन भी बनाए थे, मतलब वहाँ पे लिंग्विस्टिक, भाषाई आधार पर राज्यों की मांग चल रही थी, तो भाषा आधार पर राज्य बनाने के लिए इन्होंने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इन्होंने स्टेट, वो भाषा के आधार पर मांग चल रही थी तो स्टेट के लिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी इन्होंने बनाए थे, स्टेट का वापस पुनर्गठन
राज्य पुनर्गठन आयोग की भी स्थापना करी थी इन्होंने, ठीक है, 1953 में। हिंदी में देख लो, 42 में गांधी जी ने इनको अपना राजनीतिक उत्तराधिकार बना दिया। 1942 में इन्होंने गांधी जी ने इनको अपना उत्तराधिकार बना दिया। उसके बाद में 55 में इनको भारत रत्न दिया गया। फिर 55 में इनको भारत रत्न दिया गया। उसके बाद में देखो 55 में भारत रत्न दिया गया, पहले प्रधानमंत्री बन गए, 55 में भारत रत्न दिया गया, 64 में इनका निधन हो गया। इन्होंने कौन कौन से साहित्य लिखे थे? इन्होंने भारतीय खोज, विश्व इतिहास की झलक, अपनी आत्मकथा, अपनी आत्मकथा टू वर्ड फ्रीडम, अपनी आत्मकथा कौन सी थी? टू वर्ड फ्रीडम, लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ये भी गांधी जी का, सॉरी नेहरू जी का भी लेख था, ये याद रख सकते हो आप, याद रखना चाहिए आपको, पूछा जा सकता है। लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ये ले सकते हैं। गांधी जी ने IIT-IIM वगैरह, सॉरी नेहरू जी ने IIT-IIM वगैरह भी बनाए थे, और बच्चों के लिए मुफ्त एजुकेशन। फिर दुर्गापुरा और राउरकेला में इन्होंने भारी जो इंडस्ट्री थी, हैवी इंडस्ट्री, वो बनाए थे। उसके अलावा भी इन्होंने कहीं नेशनल, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना भी कराई थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन, वो तो बना था, NAM, नैन अलाई मूवमेंट, वो भी इन्होंने बनाया था। और 1954 में चाइना के साथ में पंचशील सिद्धांत की इनकी देन है। इनको वास्तुकार भी कहा जाता है भारत का। और भाषाई राज्य पुनर्गठन आयोग, वो भी इनकी ही देन है, ठीक है। और तो अपने डिस्कशन में इतना ही है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।